Hello everyone, welcome to our YouTube channel Study 4 AM। दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है वो है टो सीरीज के तहत हम लोग जो है घटना चक्र पर आधारित इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप सी और ग्रुप डी की आप तैयारी कर रहे हैं। उसके लिए हमारा पहला जीएस का प्रैक्टिस सेट है। हम लोग हिंदी का भी डिस्कस करेंगे, तो पहले हम लोग जीएस का करते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप इलाहाबाद ग्रुप सी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, या किसी भी एग्जाम के लिए करें तो जीएस तो सब में सेम होता है। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2024 में रतन टाटा के निधन के बाद किसे टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आपको पता है कि रतन टाटा जी का निधन अक्टूबर 2024 में हुआ, तो उनके स्थान पर अब टाटा ट्रस्ट का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। ये जो है रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा हैं। ठीक है, तो अब टाटा ट्रस्ट के नए अध्यक्ष जो हैं वो है नोएल टाटा। ठीक, ये कौन है? ये इनके सौतेले भाई हैं। ठीक, सौतेले भाई। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि वर्ष 2024 में टेनिस की अंतिम ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता यूएस ओपन 2024 का एकल का खिताब किसने जीता। यहाँ पर ये पुरुष एकल की बात कर रहा है। ठीक है, तो पुरुष एकल का यूएस ओपन जो है वो जीता है जैनिक सिनर ने। ठीक, किसको हराया था? टेलर फ्रेजर को। और ये जैनिक सिनर जो हैं वो कहाँ के हैं? ये इटली के खिलाड़ी हैं। ठीक है, अगर हम यूएस ओपन सिंगल वाला फीमेल की हम बात करें तो ये किसने जीता है? ये जीता है एरिना सवालेंका ने। इसको जीता है एरिना सवालेंका। और ये एरिना सवालेंका है कहाँ की? ये आपकी बेलारूस की हैं। और बेलारूस की राजधानी क्या है? मिन्स्क जो है बेलारूस की कैपिटल है। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि सितंबर 2024 में ई गवर्नेंस पर 27वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया। तो ये जो है मुंबई में आयोजित किया गया। ठीक, ये जो सम्मेलन था, इस सम्मेलन की थीम क्या थी? थीम भी पूछ दी जाती है। तो ये था विकसित भारत में सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण। सुरक्षित भारत में क्या था? सॉरी, इसका थीम जो था सुरक्षित और सतत ई सेवा वितरण, ये इसका थीम था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आयुष मिशन, जिसे हम NAMB कहते हैं, इसको जो है एक्सटेंड कर दिया गया है 31 जनवरी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। ये योजना कब शुरू की गई थी? ठीक है, तो इस योजना को है सितंबर 2014 में स्टार्ट किया गया था और इसको अब बढ़ा दिया गया है 31 मार्च 2026 तक। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न। और ये स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। कह रहा है कि भारत में पुरापाषाण काल जो युग है उसके कितने चरण हैं। देखो, पुरापाषाण काल युग जो था वो 3 चरण है। कौन कौन से? एक तो आपका निम्न पुरापाषाण काल, निम्न पुरापाषाण काल, दूसरा था मध्य पुरापाषाण काल,
और तीसरा जो काल था वो था उच्च पुरापाषाण काल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3। 3 इज अ राइट आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आधारित या किस आर्किटेक्चर का एक उदाहरण है? ये जो है कुतुब मीनार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडो इस्लामिक कला पर आधारित है। क्लियर। कुतुब मीनार की अगर हम बात करें तो कुतुब मीनार का जो सबसे पहले बनवाया किसने था, या हम कहें आधारशिला जो रखी थी कुतुब मीनार की, वो रखी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर। और ये बनाया किसकी याद में था? ये कुतुबुद्दीन बख्तियार खां काकी के याद में बनवाया था। बट कुतुब मीनार को इन्होंने पूरा नहीं करवा पाए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो इस कुतुब मीनार को कंप्लीट कंप्लीट जो कराया वो कराया इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश। ठीक। इल्तुतमिश ने इसको कंप्लीट कराया। फिर बाद में क्या हुआ, इसकी फोर्थ मंजिल जो थी डिस्ट्रॉय हो गई, और फोर्थ और फिफ्थ मंजिल तक बनवा दिया फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज शाह तुगलक। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्लीट कराया इल्तुतमिश ने, और चौथी और पंचवी पांचवी जो मंजिल थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। क्लियर। और ये इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत में जनगणना पहली बार 1872 में डेट देश में के अधीन शुरू की गई थी। जो 1872 में जनगणना शुरू करने वाले वायसराय उस टाइम कौन थे? ये थे मेयो। ठीक। कौन थे? मेयो। 1872 में पहली जनगणना हुई। लेकिन अगर हम दशकीय जनगणना की बात करें, हर साल अब भारत में 10 साल में जनगणना होती है, जो स्टार्ट हुई थी 1881 से। इसको करने वाले जो थे वायसराय वो थे रिपन। ठीक। कौन थे? रिपन। क्लियर। अगर हम कॉर्नवालिस की हम बात करें तो इनकी कब्र कहाँ है, ये पूछ जाता है। इनकी कब्र जो है वो उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में है। ठीक। इनको जो है पुलिस सेवा का जनक कहा जाता है, या पुलिस व्यवस्था का जनक कॉर्नवालिस। ठीक है। इनको जो है नागरिक सेवा का भी जनक कहा जाता है। सॉरी, इनको जो है नागरिक सेवा का भी जनक कहा जाता है। नागरिक सेवा का जनक कहा जाता है कॉर्नवालिस को। अगर हम कैनिंग की हम बात करें, कैनिंग जो है फर्स्ट वायसराय है कहाँ के? इंडिया के, है ना। पूरे भारत के पहले वायसराय बनने वाले व्यक्ति जो है वो लॉर्ड कैनिंग है। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय वायसराय कौन था? कैनिंग था। तो 1857 की जो क्रांति हुई थी उस समय वायसराय कैनिंग था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ चुका है। क्लियर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का संविधान निम्नलिखित में से किस तिथि को अंगीकृत किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट है। अंगीकृत मतलब किस समय कर दिया कि ये भारत का संविधान तैयार हो चुका है? तो वो 26 नवंबर 1949 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी इज ए राइट आंसर। लेकिन ध्यान देनी बात यहाँ पर है, कम अंगीकृत तो हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन संविधान जो है कंप्लीटली पूरी तरह लागू हुआ कब? पूरी तरह लागू कब हुआ? ये हुआ आपका 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 19 को 1950 को पूर्णतः लागू हुआ भारतीय संविधान। क्लियर। इसके अलावा कुछ और प्रश्न पूछ दिए जाते हैं, जैसे कि हम बात करें भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है, ठीक, राष्ट्रीय ध्वज, इसको कब अपनाया गया था? ये पूछ दिया जाता है। तो इसको जो है 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया।
और आप पता है इसको इसमें कितने कलर होते हैं? राष्ट्रीय ध्वज में 3 कलर होते हैं। कौन-कौन से? एक तो आपका केसरिया, दूसरा आपका बीच में सफेद और तीसरा जो होता है वो होता है हरा रंग। इसके बीचों-बीच में सफेद बैकग्राउंड में 24 तीलियां होती हैं, जो कि गहरे नीले रंग की होती हैं। और ये जो तीलियां जो है अशोक चक्र से ली गई हैं, अशोक स्तंभ से ली गई हैं। क्लियर? इस तिरंगे का जो रेशियो है, लंबाई और चौड़ाई का रेशियो ले लें या चौड़ाई और लंबाई का रेशियो अगर आप देखेंगे तो 3:2 है। अगर चौड़ाई और लंबाई का पूछता तो 2:3 लिख लेते। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हो गया। दूसरा हम बात करें हमारे जो है अ, ये डेट और याद रखो 24 जनवरी 1950। ठीक, 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हमारा राष्ट्रीय गान, ठीक, राष्ट्रीय गान जो हमारा जनगण मन है उसको 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। हमारा भारत का राष्ट्रीय गीत क्या वंदे मातरम को भी जो है 1950 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया। क्लियर? और फर्स्ट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब? 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, पूरा नहीं लिख रहे आप लिख लेना। ये बात समझ में आई? क्लियर? अच्छा, राष्ट्रगान को पहली बार कब गाया गया? ये जो इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहे हैं, राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो कलकत्ता का सेशन जो था उसमें गाया गया था। ठीक है, 1911 में पहली बार गाया गया। अगर हम राष्ट्रीय गीत की हम बात करें, वंदे मातरम, राष्ट्रगान लिखा किसने है? लिखा है वो आपके गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है राष्ट्रगान को लिखा था और ये बांग्ला भाषा में है। ठीक, बांग्ला भाषा में। राष्ट्रगीत की हम बात करें, इसको 1896 में पहली बार गाया गया। कब गाया गया राष्ट्रगीत? 1896 में। इसको लिखा किसने है? राष्ट्रगीत को आनंद मठ से लिया है, आनंद मठ से लिया है। ये भी पूछा जाता है, आनंद मठ से लिया गया है और इसको लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक, बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, इन्होंने तो लिखा है बट राष्ट्रगीत को पहली बार गाया 1896 में किसने? डॉक्टर सॉरी रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको, ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो है इसे गाया 1896 में। ठीक है, ये 52 सेकंड में गाया जाता है राष्ट्रगान, ये आपको पता होगा। और जब इसको शॉर्ट फॉर्म में अगर गाया जाए तो उसके लिए 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, कंप्लीट। और एक और पूछ दिया जाता है, राष्ट्रीय चिन्ह, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है अशोक चक्र, वो आपका 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह अपनाया गया था। और ये पता है ना, ये अशोक स्तंभ सारनाथ से लिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये जितने भी फैक्ट थे इंपॉर्टेंट थे, यहाँ तो ये पूछ दिया, ये भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि हमारा राष्ट्रगान क्या जनगण मनगढ़ किस भाषा से अपनाया गया है? क्वेश्चन जो ऊपर डिस्कस कर चुके हैं देखो यहाँ पर आ गया। तो ये जो है आपका बांग्ला भाषा से है। ठीक है, कब गाया गया था? 1911। इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था कहाँ पर? कोलकाता में। और इसको लिखा किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसको गाने में 52 सेकंड लगती हैं। ठीक है, अगर इसको जल्दी गाना है शॉर्ट फॉर्म में तो इसको पहली और अंतिम लाइन को 20 सेकंड में गाया जाता है। क्लियर? बाकी इसको जो है 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया है राष्ट्रगान के रूप में। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है? मतलब भारत की जो डीपीएसपी है, डीपीएससी मतलब डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये फुल फॉर्म भी पूछा गया है। ठीक, तो इन
आप डीपीएसपी को लेकर न्यायालय में नहीं जा सकते, जबरदस्ती कोई नियम नहीं इसके निकलवा सकते हैं राज्य सरकार से, है ना? ये तो राज्य सरकार के अधिकार हैं, वो हमारे वेलफेयर के लिए काम करती है राज्य सरकार। तो ये राज्य सरकार पे डिपेंड करता है कि वो लोगों के कल्याण के लिए क्या करे, यानी कि ये कुल मिलाकर राज्यों के एक कर्तव्य के रूप में दिए गए हैं। इनके अगेंस्ट आप न्यायालय में नहीं जा सकते। ये बात अनुच्छेद 37 में कही गई है। ठीक। डीपीएसपी की अगर हम बात करें तो ये संविधान के किस भाग में है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो ये संविधान के अगर भाग की बात करें तो ये पार्ट 4 में है। कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद में है, और ये जो आर्टिकल की अगर हम बात करें, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक हमारे डीपीएसपी के बारे में दिया गया, और इम्पोर्टेंट है ये किस देश से लिया गया है। इसको जो है दोस्तों आयरलैंड से लिया गया है। ठीक, कहाँ से लिया गया? आयरलैंड की बात करें। अनुच्छेद 38 की हम बात करें तो राज्य जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय से परिपूर्ण व्यवस्था करेगा, ये इसमें कहा गया है। 39 में कहा गया है कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, चाहे पुरुष हो या महिला हो, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा, उसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगी। क्लियर? आप लिख लेना। ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में, क्लियर, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के रूप में नियुक्त होने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आय कितनी होनी चाहिए? ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और ये होती है 35 ईयर। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 157 के तहत जो है उसकी उम्र 35 साल होनी चाहिए। ठीक है, इसमें अर्हताएं दी गई है, भारत का नागरिक हो और उम्र 35 साल पूरी कर लेना चाहिए, उसको हो जानी चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में देश सबसे बड़ा देश है। विश्व में भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के आधार पर? तो जो है भारत का जो है 7वां स्थान है। ठीक, 7वां स्थान है, तो इसका राइट आंसर जो है ठीक। भारत का एरिया है कितना? तो ये है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर भारत का एरिया है, और पूरे विश्व का जो है ये 2.4% है हमारा भारत। क्लियर? अच्छा, ये तो था 7वां। तो भारत से ऊपर और कौन कौन से हैं? तो इसके लिए एक ट्रिक बेहतरीन है। आरसीसी तो आप जानते हैं, आरसीसी हम लोग अपने घर छत बनाते हैं, तो हम करें कि आरसीसी अब आई। ठीक है, आरसीसी अब आई। आरसीसी, आर का मतलब रसिया, सी का मतलब कनाडा, और इस सी का मतलब चाइना। ए का मतलब अमेरिका, बी का मतलब ब्राजील, ठीक है, और ए का मतलब ऑस्ट्रेलिया, और आई फॉर अवर इंडिया। ठीक है, ये ट्रिक समझ गए कि आरसीसी अब आई, यानी कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा देश जो है वो है रसिया, दूसरा नंबर का कनाडा, तीसरा नंबर का चाइना, चौथे नंबर का अमेरिका, पांचवे पे ब्राजील, छठे में ऑस्ट्रेलिया, और भारत अपना 7वें नंबर पर है क्षेत्रफल के आधार पर। क्लियर? इंपॉर्टेंट था, पूछ दिए जाते ये भी। नेक्स्ट प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य प्रसिद्ध तूफान काल वैसाखी से संबंधित है? देखो, काल वैसाखी नाम का तूफान जो बहुत तेज आंधी और बारिश के साथ आता है, ये होता है पश्चिम बंगाल। ठीक, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा काल वैसाखी वाला, पश्चिम बंगाल। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान इंपॉर्टेंट है। ये जो है एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, एक सींग वाला गैंडा, और ये जो है असम का है। ठीक, इसके अलावा असम के और कौन से नेशनल पार्क हैं ये भी हम याद रख सकते हैं। देखो, मानस नेशनल पार्क असम का है। क्लियर? ओरांग नेशनल पार्क, ये भी पूछ दिया जाता है। डिब्रू
सिखोवा नेशनल पार्क, डिब्रू सैखोवा नेशनल पार्क, ठीक है, ये भी पूछ दिया जाता है। और नामेरी नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क। रायमोना नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये भी असम में है, रायमोना नेशनल पार्क। पूछ दी जाती है, सारे सभी याद होने चाहिए। और आपका एक नामदफा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है असम के, ठीक है। अगर हम मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में आप जानते हैं कि एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि विश्व का एकमात्र फ्लोटिंग नेशनल पार्क भी है। यह है फ्लोटिंग नेशनल पार्क, जिसका नाम है क्या नाम है, केबुल लामजाओ, केबुल लाम जाओ नेशनल पार्क मणिपुर में। मेघालय में दो नेशनल पार्क हैं, एक आपका नोकरेंग नेशनल पार्क और दूसरा आपका बालफक्रम नेशनल पार्क, बालफक्रम नेशनल पार्क। क्लियर। कर्नाटक के अगर हम नेशनल पार्क की हम बात करें, कर्नाटका के भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, जिसमें आपका बनरघट्टा, नागरहोले, यहाँ पे बनरघट्टा लिखा हुआ है, नागरहोले नेशनल पार्क, ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क, ठीक है, बनरघट्टा, नागरहोले, बांदीपुर और कुद्रेमुखा, नहीं, आंसी नेशनल पार्क, कुद्रेमुखा तो तमिलनाडु में। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि छत्तीसगढ़ की बैलाडीला पर्वत। अब देखो बैलाडीला पर्वत कहाँ है, एक तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए, कहाँ पर, छत्तीसगढ़। तो बैलाडीला पर्वत छत्तीसगढ़। ये श्रेणी जो है निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो बैलाडीला जो पर्वत श्रेणी है जो छत्तीसगढ़ की है, ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, फेमस है। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह, ये यहाँ पर देना, सबसे बड़ा कंटेनर की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा कंटेनर पोर्ट जो है भारत का, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। और इसको नावा सेवा भी कहा जाता है, ठीक है, इसको जो है नावा सेवा, नावा सेवा पोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये है कहाँ पर? ये आपका जो है नवी मुंबई में है, मुंबई या मुंबई, मुंबई में है, नवी मुंबई में प्रेजेंट है। ये सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। हजीरा बंदर की बात, हजीरा अगर हम पोर्ट की बात करें, इसको सूरत पोर्ट भी कहा जाता है। सॉरी, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया था, इसको सूरत पोर्ट भी कहा जाता है, ठीक है। और ये होगा कहाँ पर? फिर तो गुजरात में होना चाहिए, सूरत है। कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, जिसको जो है कोलकाता में है। कांडला बंदरगाह, जिसे जो है हम दीनदयाल बंदरगाह भी कहते हैं, इसको जो है दीनदयाल पोर्ट के भी नाम से जानते हैं। और ये है कहाँ? ये आपका गुजरात में, ये भी एग्जाम में पूछ दिया जाता है, ठीक है। अच्छा, टोटल मेजर पोर्ट की अगर हम बात करें, टोटल मेजर पोर्ट इंडिया में कितने हैं? 13 है, जिसमें से सबसे लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है? लार्जेस्ट पोर्ट जो है वो मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट। क्लियर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें, अगला प्रश्न कह रहा है कि जो विबग्योर है कि प्रकाश के किस रंग की तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है? ये एक प्रकाश स्पेक्ट्रम है, विबग्योर, ठीक। बी से होता है आपका वॉयलेट, आई से आपका इंडिगो, बी से आपका ब्लू, जी से ग्रीन और वाई से येलो, ओ से ऑरेंज, आर से रेड, ठीक है। अगर हम तरंग दैर्घ्य की हम बात करें तो ये सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है वायलेट कलर की होती है, सबसे कम। ऐसे इस तरह से बढ़ती चली जाती है, तो इस प्रकार से रेड कलर की तरंग दैर्घ्य जो है सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक, ठीक। ये सीक्वेंस में बढ़ती चली जाती है। इसीलिए आपने देखा होगा जो
डेंजर्स जो होते हैं, खतरे के सिंबल जो होते हैं वो रेड कलर के बनाए जाते हैं, क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है, सबसे ज़्यादा चमकते हैं या सबसे दूर तक इसकी किरणें जाती हैं। क्लियर? सो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, सबसे कम पूछा था, तो हो जाएगा बैंगनी कलर सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि माइकल फैराडे नाम के एक अंग्रेज वैज्ञानिक ने किस वर्ष में प्रतिदीपक गैस में बेंजीन की खोज की? क्लियर? तो बेंजीन की खोज जो है, इन्होंने जो है 1820 ईस्वी में की। याद करने वाला है 1820। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कॉलम 1 का कॉलम 2 के साथ मिलान है? यानी कि ये मैच करना है। देखो, पपीते के बीज जो हैं वो काली मिर्च से मिलान करता है, आर्जिमोन के बीज सरसों का तेल, डिटर्जेंट दूध और पीला एनिलिक रंजन जो है वो हल्दी से। सो 1 का डी 2 का सी, 1 का डी 2 का सी, यही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि चिकनगुनिया डेड डेस मच्छर के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है। चिकनगुनिया किस मच्छर के कारण होता है? ये होता है एडिस मच्छर। ठीक। और चिकनगुनिया जो है एक विषाणु जनित रोग है। विषाणु जनित एक रोग है। क्लियर? तो एडिस इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि सेब में, एप्पल में मुख्य रूप से कौन सा पोषक तत्व उपस्थित होता है? मुख्य रूप से तो वो होता है पोटेशियम। के का मतलब होता है पोटेशियम। ठीक है। एच का मतलब सल्फर, Na का मतलब सोडियम और CO का मतलब कोबाल्ट। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। पोटेशियम जो है मुख्य पोषक तत्व होता है एप्पल में। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने ये तर्क दिया था कि उच्च घाटे की स्थिति में लोग अधिक बचत करते हैं? मतलब जब आपका बहुत ज्यादा घाटा हो रहा हो तो लोग बचाने की कोशिश ज्यादा करते हैं। तो ये जो है डेविड रिकार्डो डेविड रिकार्डो ने जो है दिया था। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि गिद्दा और भांगड़ा भारत के किस राज्य के लोक नृत्य हैं? पता होगा भांगड़ा सबसे ज्यादा पंजाब के लोग किए जाते हैं। देखो, गिद्दा जो एक फीमेल द्वारा किया जाता है, जबकि भांगड़ा जो है पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ये आंसर तो इसका हो जाएगा पंजाब इज अ राइट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करें। अगला प्रश्न कह रहा है कि भगवान जगन्नाथ के रथों का त्योहार, जिसे हम रथ यात्रा, ये हर वर्ष कहाँ पर मनाया जाता है? आपको पता है ना, जगन्नाथ पुरी का मंदिर है उड़ीसा में। तो पुरी में कहाँ? पुरी उड़ीसा इज अ राइट आंसर। और ये आज का अंतिम प्रश्न 25, इसको भगवा कलर से लिया गया क्योंकि भगवान श्री राम से रिलेटेड है। कह रहा है कि अयोध्या के श्री राम मंदिर के मुख्य वास्तुकार कौन है? ठीक है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनना है उसके मुख्य वास्तुकार कौन है? वैसे तो बहुत सारे लोग लगे, लेकिन मुख्य मेन कौन है? वो हैं चंद्रकांत भाई सोमपुरा। और ये कहाँ से हैं? ये आपके गुजरात से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो दोस्तों, ये 25 प्रश्न थे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड। प्रैक्टिस सेट फर्स्ट, इसके हम 10 प्रैक्टिस सेट करेंगे और इम्पोर्टेंट है। आई होप, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आए होंगे और क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, हम हिंदी का भी सेट कराएंगे इसी तरह से डिस्कस करते हुए प्रैक्टिस सेट के थ्रू। सो थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।